नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार एक बार फिर से सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि सभी जानते हो दोस्तों, हम लोग ने पिछले क्लास में आप लोगों का कलचुरी वंश के आप लोग का कितना जाजल सेकंड तक पढ़ाई कर लिए थे। आज हम लोग उसी कलचुरी वंश को आगे बढ़ाते हुए जाजल के उसका भाई जगदेव के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इधर का। जैसे कि मैं पूरा आप लोग को एक बार रिवाइज करा दूं, हम लोग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कलचुरी वंश पढ़ रहे थे। तो कलचुरी वंश पढ़ रहे थे तो कलचुरी वंश में आप लोग का पहला कौन था? कलिंग राज, फिर सेकंड कमल राज, कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, फिर पृथ्वीदेव आप लोग, फिर रत्नदेव सेकंड, फिर पृथ्वीदेव सेकंड, फिर जाजलदेव सेकंड। उसके बाद था आप लोग का जगदेव के बाद आप लोग का आ जाएगा रत्नदेव तृतीय के बाद आप लोग का क्या है? प्रतापमल, फिर बहारेंद्र साय, फिर कलियाड़ साय, लक्ष्मण साय, फिर तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह। उसके बाद तखत राज सरदार के बाद आप लोग का रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। इतना कंप्लीट है, इतना कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का। इतना कंप्लीट करना है हमें कलचुरी वंश में, तो जिसमें का हम लोग का जाजलदेव सेकंड हो गया है। आज हम लोग जाजलदेव सेकंड के बाद अगला शासक जगतदेव के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालना दोस्तों आप लोग क्या? जगतदेव। ठीक है, याद रखना जगतदेव या जगदेव। ठीक है, या जगदेव याद रखना है, जगतदेव याद रखना है या जगतदेव। देख लो, जगतदेव याद रखना। ठीक है, तो जगतदेव के सबसे पहले काल याद रखना आप लोग। क्या याद रखना? काल 1168 से 78 ईस्वी। ठीक है, 10 साल तक शासन किया है। ठीक है, सबसे कम समय तक शासन किया है। ये देखो, उस समय जब हमारा जाजलदेव सेकंड पर आप लोग का त्रिपुरी कलचुरी को जैसे ने आक्रमण किया था, तो उस समय आप लोग उल्हड़देव ने आप लोग का इस जाजलदेव सेकंड को बचाया था और चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण करवाया था हम लोग को याद में जाजलदेव सेकंड ने। ठीक है, तो याद रखना उसी समय ये उनका भाई है कौन? जाजलदेव सेकंड का भाई। तो जाजलदेव सेकंड का भाई कौन आता है अगला शासक? जगतदेव। तो जगतदेव का समय कालीन याद रखना आप लोग 1168 से 78 तक। तो 1178 तक याद रखना। इसका एक पत्नी रहती है, याद रखना कौन? पत्नी याद रखना, पत्नी सोमल्ला। ठीक है, सोमल्ला याद रखिए या सोमन्ना याद रखो। ठीक है, इसके एक पुत्र याद रखना। जगतदेव के पुत्र कौन हो जाएगा आप लोग का? रत्नदेव तृतीय। क्या याद रखना है? रत्नदेव तृतीय। ठीक है दोस्तों, रत्नदेव तृतीय याद रखना। जगतदेव के बाद अगला शासक किसको याद रखना है? रत्नदेव तृतीय। तो याद रखना जगदेव कौन था? तो याद रखना ये जाजलदेव का भाई था। जाजलदेव का कौन था भाई? जाजलदेव सेकंड का भाई था, भाई। क्लियर है? कौन? आप लोग का जगतदेव। ये इतना याद रखना, इतना फैक्ट याद रखना है जगतदेव के बारे में। जगतदेव के बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके पत्नी का नाम याद रख सकते हो। उसका पुत्र कौन हो गया? सुमल्ला देवी, है ना। उसका पत्नी सुमल्ला देवी और पुत्र कौन है? रत्नदेव तृतीय। तो अगला शासक आप लोग का आ जाएगा दोस्तों रत्नदेव तृतीय। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं रत्नदेव तृतीय के बारे में देखते हैं। चलो, तो रत्नदेव तृतीय के बारे में देखते हैं। याद रखना, देखो क्या बताया मैं, रिवाइज कर लो, रिवाइज करा देता हूँ। देखो जगदेव, ठीक है, जगदेव का समय काल 1168 से 78 ईस्वी तक याद रख लेना। इसका तो उसकी पत्नी कौन थी? सोमल्ला देवी। फिर इन दोनों का पुत्र याद रखना, पुत्र कौन होगा? रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय अगला शासक होगा। ठीक है, तो रत्नदेव तृतीय का अगला शासक हो जाएगा। तो इसका समय काल याद रखना रत्नदेव तृतीय का समय काल है दोस्तों 1178 से 1198 ईस्वी तक। 1178 से 1198 ईस्वी तक याद रखना। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, देखो जगदेव के बारे में हो गया। देखो अब अगर सबका हम देखें, रत्नदेव तृतीय याद रखना। देखो रत्नदेव तृतीय के बारे में अगला शासक पढ़ते हैं। रत्नदेव तृतीय के बारे में याद रखना है। तो रत्नदेव तृतीय का सबसे पहले समय याद रखना है आप लोग को। समय क्या बताया मैं? 1178 से 1198 ईस्वी। क्लियर है दोस्तों? इतने तक इस समय तक शासन कौन किया? 78 से 98, अर्थात 20 वर्ष तक आप लोग का रत्नदेव तृतीय। तो देखो एक कहानी बता रहा हूँ, समझना। रत्नदेव तृतीय कौन है? एक कहानी रिलेट कर रहा हूँ, समझना। जाजलदेव जो था, जाजलदेव था, ये निसंतान था। ठीक है, ये निसंतान था। और जो इसका भाई कौन था? जगतदेव। ठीक है, ये पुत्र था। इसका पुत्र कौन था आप लोग का?
पुत्र कौन था भाई? ये रत्नदेव तृतीय, ठीक है। इसका पुत्र कौन था? रत्नदेव तृतीय। तो लेकिन जब इसका निसंतान नहीं रहेगा, अगर किसी भी शासक का निसंतान नहीं है, मतलब संतान नहीं, तो मतलब उसका शासन काल है अपने भाई की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये इसी समय जब ये उसका पुत्र, ठीक, जब जाजलदेव ने किसको बनाया, मतलब उसके मतलब जाजलदेव के बाद कौन आया? जगतदेव के बाद पुत्र उसका कौन? रत्नदेव तृतीय। तो उस समय रत्नदेव तृतीय आया ना, तो वहाँ के लोगों को, ठीक है, वहाँ के लोगों को क्या हुआ, वो शंका होने लगा, मतलब विद्रोह करने लगे उसके शासन काल के, उसको शासन को लेकर के, उत्तराधिकारी को लेकर के विद्रोह करने लगे, ठीक है। तो ये लोग क्या किए, मतलब यहाँ के लोगों को विद्रोह हो गया, विद्रोह करने लगे। कौन विद्रोह करने लगे? रतनपुर के लोग, ठीक है, विद्रोह करने लगे। किसके शासन के लिए? रत्नदेव तृतीय के लिए। रत्नदेव तृतीय के लिए विद्रोह करने लगे। लेकिन इसका एक कौन रहता है? प्रधानमंत्री रहता है। एक प्रधानमंत्री नाम याद रखना, गंगाधर राव। गंगाधर राव याद रखना, गंगाधर राव, ठीक है। इस गंगाधर राव प्रधानमंत्री होता है, किसी किसी में सेनापति लिख दिया रहता है। तो गंगाधर राव के बारे में याद रखना, गंगाधर राव जो है ये विद्रोह को शांत कर देता है, विद्रोह को शांत कर देता है दोस्तों, ठीक है। और इसी के समय रत्नदेव के समय निर्माण करवाता है लक्ष्मी देवी की। किसके मंदिर? लक्ष्मी देवी के मंदिर, अर्थात रत्नदेव तृतीय ने लक्ष्मी देवी मंदिर निर्माण करवाया है, ठीक है। और इसी समय किसी किसी बुक में गंगाधर राव ने लिखा है, इसको भी समझ लेना। तो किसके समकालीन याद रखना? रत्नदेव तृतीय के समय आप लोग कौन से मंदिर? लक्ष्मी देवी के मंदिर। इसी को एक वीरा मंदिर भी कहा जाता है। तो गंगाधर राव ने याद रखना एक वीरा मंदिर का निर्माण करवाया, एक वीरा, ये रतनपुर में, ठीक है। रतनपुर में लक्ष्मी देवी मंदिर और एक वीरा मंदिर याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद याद रखना आप लोग, इसके बाद देखो जीर्णोद्धार करवाया है इसने, गंगाधर राव ने। गंगाधर राव जो है एक मंदिर का निर्माण, जीर्णोद्धार कराता है। उस मंदिर के नाम याद रखना, इंद्रबल के समय इस इंद्रबल ने एक शहर बसाया था, याद है आप लोग को? इंद्रपुर करके, खरौद, वर्तमान नाम खरौद, जिसको छत्तीसगढ़ काशी कहते हैं। खरौद में आप लोग को मिल जाएगा लक्ष्मणेश्वर मंदिर। तो खरौद के जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार आप लोग गंगाधर राव ने करवाया है। जीर्णोद्धार याद रखना, गंगाधर राव ने करवाया है। इतनी बातें याद रखना है दोस्तों, किसके बारे में? आप लोग का रत्नदेव तृतीय के बारे में याद रखना है। क्लियर है? इतना याद रखना है कि सर रत्नदेव तृतीय के बारे में। रत्नदेव तृतीय के बाद अगला शासक आता है आप लोग का प्रतापमल, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रतापमल के बारे में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रतापमल के बारे में याद रखना, चलो देखो प्रतापमल के बारे में याद रखें। देखो प्रतापमल के बारे में सबसे पहले उसका समकालीन समय याद रखना, पीरियड। तो प्रतापमल का समय 1198 से 1222 ईस्वी तक क्या किए हैं? शासन किया है। ये तो 98 से 22 तक याद रखना प्रतापमल के बारे में। प्रतापमल के बारे में कोई ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा फैक्ट नहीं याद रखना है। इसने प्रतापमल ने षटकोणीय, हेक्सागोनल, षटकोणीय सिक्का चलाया है। क्या चलाया है? षटकोणीय सिक्का चलाया था इसके समय में। षटकोणीय सिक्का याद रहेगा, षटकोणीय सिक्का चलाया था। षटकोणीय सिक्का किसने चलाया था? तो आप लोग का प्रतापमल याद रखना है। प्रतापमल का समय 1198 से 1222 याद रखना है, ठीक है। तो जो प्रतापमल के बाद आता है आप लोग का बहारेंद्र शाह आता है, अगला शासक। तो बहारेंद्र शाह के बारे में याद रखना है 1480 से 1544। इस पर देख रहे हैं तो 1100 के बाद सीधा 1100-1200 के बाद सीधा 1200 के बाद 1400 आ रहे हैं, ठीक है। लगभग 200 से 300 के बीच का आप लोग का क्या चल रहा है? 200 से 200 वर्ष तक का कुछ समय पता नहीं चलता है, याद रखना है। तो 1100 से सीधा आ रहा है, देख रहे हैं 1400, तो अर्थात याद रखना 200 से 300 वर्ष। तो याद रखना है जो 200 से 300 वर्ष है ये, तो 200 से 300 वर्ष जो आप लोग का पता नहीं चलता, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कोई साक्ष्य नहीं मिलता कहा जाता है, इसलिए इसको अंधकार काल भी कहा जाता है। अंधकार काल, अंधकार काल के समय माना जाता है दोस्तों 1222 से 1480 के मध्य को। अर्थात कौन कौन से शासक? प्रतापमल और बहारेंद्र शाह के मध्य को अंधकार काल कहा जाता है, अंधकार काल। लेकिन याद रखना आप लोग जो है क्या बोलते हैं, किसके अनुसार? बाबू रेवाराम के अनुसार। हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहासकार बाबू रेवाराम के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में इसी अंधकार काल के समय, अंधकार काल के समय बहुत से 8 से 9 लोग शासन किए थे कहा जाता है, जिनका मुख्य रूप से नाम याद रखना है आप लोग को, ठीक है। जैसे कि जय सिंह आया, याद रखना जय सिंह आया था अंधकार काल के समय। धर्म सिंह याद रखना, धर्म जगन्नाथ सिंह याद रखना,
जगन्नाथ, फिर आप लोग का वीर सिंहदेव याद रखना, क्लियर है, वीर सिंहदेव याद रखना है। वीर सिंहदेव के बाद याद रखना है आप लोग को शंकर साय, मोहन साय, ठीक है, दाऊ राम पुरुषोत्तम, वो सभी को याद रखना है। लेकिन याद रखना मैं इसलिए बता रहा हूँ, अंधकार अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे अंधकार काल को, जो 2 भागों में बढ़ जाता है। तो एक व्यक्ति के समय 2 भागों में बढ़ जाता है। देखो दोस्तों, ये जो वीर सिंह है ना, इसी वीर सिंह के समय आप लोग याद रखना। देखो, तो वीर सिंह का समय याद रखना। वीर सिंह जो दिख रहे हैं, वीर सिंह, इसी के समय हमारा छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी काल है 2 भागों में बढ़ जाता है। एक लाहौरी शाखा कहा जाए तो समझ याद रखना रायपुर, ठीक है, रायपुर के कलचुरी, और एक याद रखना रतनपुर के कलचुरी, ठीक है, 2 भागों में बढ़ जाता है। किसके शासनकाल में? वीर सिंह के शासनकाल में, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, इसके बाद रायपुर की कलचुरी पढ़ेंगे। रायपुर कलचुरी और रतनपुर कलचुरी में बहुत से शासक व्यक्ति आते हैं, शासन करते हैं बीच में, ठीक है, याद रखना, इतना याद रखना। तो प्रतापमल के बारे में याद रखना, बहारेंद्र शाह। इसी अंधकार के समय से बाहर से कोई एक व्यक्ति आता है, ठीक, इसीलिए बाहर से आता है, समझ लेना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बाहर से मतलब बहारेंद्र शाह, या बाहर शाह भी कहा जाता है इसको, इसका अन्य नाम बाहर शाह भी याद रखना, बाहर शाह करके, क्लियर है, इसको बाहर शाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बाहर शाह करके कहा जाता है अंधकार काल में से, ठीक है। तो याद रखना बहारेंद्र शाह, अर्थात बहारेंद्र शाह के बारे में अध्ययन करेंगे। बहारेंद्र शाह का समय याद रखना 1480 से 1544, ठीक है दोस्तों, इतना याद रहेगा। अब देखते हैं अगला शासक हम लोग प्रतापमल के बाद, अगला शासक आप लोग का बहारेंद्र शाह। आप लोग का प्रतापमल के में षटकोणीय सिक्का चलाया, ये बात याद रखना, ठीक है। इसके बीच में प्रतापमल और बहारेंद्र शाह के मध्य क्या कहा जाता है? अंधकार काल का समय कहा जाता है, ठीक है। चलो, तो अगला शासक याद रखना आप लोग बहारेंद्र शाह। देखो, बहारेंद्र शाह के बारे में मुख्य फैक्ट क्या क्या जानना है, ये देखो। तो बहारेंद्र शाह के समय में भी हम लोग सबसे पहले जानना है, क्या जानना है भाई? देखो, बहारेंद्र शाह का समय सबसे पहले जानना है 1480 से 1544 ईस्वी, ठीक, 44 ईस्वी याद रखना है। कब से कब तक? 1480 से 1544 ईस्वी तक बहारेंद्र शाह ने शासन किया है, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी, बहारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी बनाई थी। क्या बनाई थी? अपनी राजधानी, याद रखना। ये अपनी राजधानी हमारे फिर से रतनपुर से परिवर्तन करके, ठीक है, रतनपुर से परिवर्तन करके, रतनपुर से परिवर्तन करके आप लोग का क्या बनाया? छुरी कोसगई बनाया। रतनपुर से परिवर्तन करके राजधानी आप लोग का छुरी कोसगई याद रखना है। ये छुरी कोसगई कहाँ है? कोरबा क्षेत्र। अर्थात फिर से पहले कलिंग राज ने तुमाड़ को अपना राजधानी बनाया था, ठीक है। अब इसको हमारा जो तुमाड़ से परिवर्तन करके रतनपुर किया था, किसने किया था? रतनदेव प्रथम ने। फिर से रतनपुर को परिवर्तन करके आप लोग का छुरी कोसगई परिवर्तन कर रहा है कौन? आप लोग का बहारेंद्र शाह, ठीक है। अर्थात फिर से जहाँ से राजधानी शुरू हुई थी वहीं आ गई है, ठीक है। तो छुरी कोसगई क्षेत्र आप लोग का कोरबा क्षेत्र याद रखना आप लोग। और छुरी कोसगई को राजधानी बना करके छुरी कोसगई में एक मंदिर का निर्माण करवाता है, ठीक है। छुरी कोसगई माता, मतलब कोसगई माता मंदिर, ठीक है। छुरी कोसगई में कौन से मंदिर? कोसगई मंदिर याद रखना, ठीक है। कोसगई माता के मंदिर, कोसगई माता के मंदिर निर्माण करवाता है ये, ठीक है। अपने शासनकाल में बहारेंद्र शाह ने छुरी कोसगई को अपने राजधानी बनाया और छुरी कोसगई मंदिर बनवाया, ठीक है। और मंदिर के साथ वहाँ पर निर्माण करा लाफागढ़ में याद रखना था। लाफागढ़ आप लोग का चैतुरगढ़ है ना, लाफागढ़ था चैतुरगढ़, एक पृथ्वीदेव ने बनवाया था लाफागढ़, जो किला बनवाया था पृथ्वीदेव प्रथम ने। इसमें 3 दरवाजा था, मेनका, सिंह, हुंकार, ये अलग है, वो किला था, यह किला अलग है। देखो, चैतुरगढ़ का किला याद रखना, चैतुरगढ़ किलागढ़, और चैतुरगढ़ कहाँ है? लाफागढ़ में है। तो चैतुरगढ़ के लिए किला था कोरबा क्षेत्र में आता है। चैतुरगढ़ में क्या बनवाया? किला बनवाया, ठीक है जी। क्या बनवाया? किला बनवाया। अर्थात चैतुरगढ़ किला किसने बनवाया था? आप लोग का बहारेंद्र शाह ने बनवाया। याद रखना, इसका अध्ययन, ये जो किला बना है, इस किला का अध्ययन हमारे ब्रिटिश अधिकारी वेलगर, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी वेलगर ने इस किला का पूरा क्या किया? अध्ययन किया भाई। क्या किया? अध्ययन किया, स्टडी किया, ठीक। किसका स्टडी किया? पूरा उस किले का अध्ययन किया, छुरी कोसगई के अंतर्गत जो क्षेत्र का, और चैतुरगढ़ किला का अध्ययन किया। और उस किले के बारे में वेलगर जी ने क्या कहा? वेलगर ने कहा कि यह किला बहुत ही बेकार, अभद्र,
टाइप का है करके, दुर्गम और अभद्र कहा, या अब देख लो बता रहा हूँ, दुर्गम या अभेद कहा। तो याद रखना वेलगढ़ जी ने इस किला को क्या कहा है, दुर्गम व अभेद किला कहा गया है हमारे छत्तीसगढ़ का। अतः हमारे छत्तीसगढ़ का दुर्गम और अभेद किला किसने और किसको कहा है, तो याद रखना चैतुर्डे किला को बहारेंद्र शाह द्वारा निर्मित किला आप लोग का चैतुर्डे किला को वेलगढ़ जी ने क्या कहा है, अभेद व दुर्गम किला कहा है। इतना याद रखना है, इतना फैक्ट हमें बहारेंद्र शाह के बारे में याद रखना है दोस्तों। जितना हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ते चलना। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रकार होगा आप लोग का बहारेंद्र शाही, रिवाइज करा देता हूँ। बहारेंद्र शाही याद रखना 1480 से आप लोग का 1544 तक शासन किया है। इसने आप लोग का रतनपुर से परिवर्तन करके आप लोग का छुरी कोसगई का निर्माण करवाया, राजधानी बनाया है, ठीक है। इसके बाद जब बहारेंद्र शाही ने अपना छुरी कोसगई में एक मंदिर बनाया, कोसगई माता के मंदिर। फिर याद रखना चैतुरगढ़ में अर्थात लाफागढ़ के अंतर्गत चैतुरगढ़ में किला बनवाया। इस किला का अध्ययन आप लोग का हमारे ब्रिटिश अधिकारी वेलगढ़ जी ने किया। वेलगढ़ जी ने क्या किया, अध्ययन किया, और उस अध्ययन करने के बाद उसे अभेद और दुर्गम में किला कहा है। इतना याद रखना है किसके बारे में, आप लोग को बहारेंद्र शाह के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। अब देखते हैं अगला बहारेंद्र शाह के बाद क्या आ जाएगा, ठीक है। बहारेंद्र के शाह के बाद क्या आ जाएगा आप लोग का कल्याण शाह। और कल्याण शाह कहाँ से आया, कैसे आया, देखो कल्याण शाह के समय और बहुत से शासक आए, बहुत से शासक आए, जिसमें का एक व्यक्ति और रहा, उसी व्यक्ति का वंशज आया फिर आप लोग का लक्ष्मण शाह। चलो देखते हैं, याद रखना, ठीक है। बहारेंद्र शाह के बाद अगला शासक याद रखना आप लोग कल्याण शाह। क्या याद रखना है, कल्याण शाह। देखो तो कल्याण शाह के याद रखना आप लोग, कल्याण शाह के बारे में, कल्याण शाह के बारे में याद रखना दोस्तों। कल्याण शाह के बारे में सबसे पहले याद रखना है आप लोग का 1544 से 81 के मध्य इसके शासन रहा है, ठीक है। 1544 से 1581। क्लियर है दोस्तों, याद रखना। देखो इसमें एक विवादित क्वेश्चन है, ठीक है। इससे कल्याण शाह जो है ये अकबर हमारे मुगल काल अकबर के समकालीन है कि ये हमारे जहांगीर के, ठीक है। दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि इस दोनों के काल में बहुत का अंतर है, बाप बेटे अंतर देख लो, दादा परदादा के लोग का है ना, बाप बेटे का अंतर कितना है ना। तो ये आप लोग का अकबर जहांगीर दोनों बहुत समय का अंतर है। तो कहा जाता है कल्याण शाह का समकालीन अकबर और जहांगीर को भी कहा जाता है। ये हमारा देखा जाए तो आप लोग का जो बाबू रेवाराम के अकॉर्डिंग में 8 वर्ष तक इसको बंदी बनाकर रखा गया था। कहा जाता है कि इसको अकबर के दरबार में 8 वर्ष तक। क्लियर है, किसको, कल्याण शाह को 8 वर्ष तक रखा गया है। लेकिन अगर देखा जाए जहांगीर के अंतर्गत अगर ये आप लोग का कौन है, कल्याण शाह के एक लोक गाथा है। कल्याण शाह के लोक गाथा आप लोग को याद रखना है, गोपल्ला गीत। कौन सा गीत, गोपल्ला गीत। इस गोपल्ला गीत वो उसका क्या गाथा है, इस गोपल्ला गीत के अनुसार तुजुक ए जहांगीर में किसके बारे में बताया गया है, कल्याण शाह के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो तुजुक ए जहांगीर के में बताया गया है गोपल्ला गीत में कि ये आप लोग का कल्याण शाह है, जहांगीर के समकालीन था करके। क्लियर है दोस्तों। लेकिन ये बात पता नहीं चलती, अब दोनों ऑप्शन में आएगा तो अब यहाँ पर क्या जाने, व्यापम जानिए, पीएससी जाने, लेकिन दोनों में से किस कोई एक आए तो आप लोग को एक आंसर लगाना पड़ेगा। क्लियर है, याद रखना। तो ये बाबू रेवाराम के अनुसार अकबर के समकालीन थे, और जहांगीर देखा जाता है गोपल्ला गीत के अनुसार, तुझो के बाबरी के अनुसार आप लोग का जो कल्याण शाह है इसके थे जहांगीर, है ना, इसका समकालीन थे। तो याद रखना कल्याण शाह ने एक बही खाता स्टार्ट किया था, ठीक है, राजस्व प्रणाली, जो भूमिगत कर जो जमा होता था, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, देखो बता रहा हूँ आप लोग को, समझते चलना, रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले याद रखना लक्ष्मण शाह के बारे में याद रखना है 1544 से 41 में से क्या है, 1544 से 1581 तक शासन किया किसने, हमारे कल्याण शाह ने। कल्याण शाह में विवादित अभी बताया हो कि अकबर के समकालीन माना जाता है या जहांगीर करके। तो जहांगीर के समकालीन किससे माना, गोपल्ला गीत के अनुसार बता दिया, ठीक है, गोपल्ला गीत के अनुसार तुझू के जहांगीरी में। और बाबू रेवाराम के अनुसार 8 वर्षों तक क्या थे उसके शासन में, अकबर के शासन काल में उसको कैद करके रखा गया करके कहा जाता है बाबू रेवाराम के अनुसार, ठीक है। याद रखना इतना।
तो देखो कलियाड़ साय का जो गोपल्ला गीत है तुजू के जहांगीर में, अब यही सही माना जाता है और उसमें भी सही माना जाता है, तो आप लोग परेशान मत होना। क्लियर है दोस्तों। चलो अब देखते हैं अपन, हम अगर सीजी में छत्तीसगढ़ में राजस्व जमाबंदी प्रणाली, छत्तीसगढ़ में राजस्व, राजस्व मतलब भूमि वाला ठीक है, भूमिगत जमीन, जो भूमि वाला क्षेत्र जो पैसा वैसे जमा वमा होता है उसे उसी कहा जाता है। याद रखना छत्तीसगढ़ में राजस्व जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत किसने किया, तो आप लोग को याद रखना कलियाड़ साय ने, हमारे छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो, ठीक है, पूरे देश में किया था करने को, लेकिन याद रखना आप लोग छत्तीसगढ़ में राजस्व जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत हमारे कौन किया था, कलियाड़ से। जो हमारे टोडरमल था अकबर के, है ना, अकबर काल के मतलब मुगल काल में टोडर आप लोग का क्या था, लेखा जोखा करने वाला था, वही उसी को देख करके सीख करके आप लोग का ये सीखा था आप लोग का कलियाड़ साय। कलियाड़ साय ने, है ना, राजस्व जमाबंदी प्रणाली का शुरुआत किया था। इसको राजस्व जमाबंदी प्रणाली का जनक कहा जाता है, ठीक है, राजस्व जमाबंदी प्रणाली का जनक कहा जाता है, किसी ने शुरुआत किया था, याद रखना। और ये हमारे जो अधिकारी है मिस्टर चिस्म, जो ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर चिस्म को इसके जमाखंड, जो जमा आप लोग का जो बुक पुस्तक की बताए ना, जो जमाबंदी प्रणाली की बुक लिखी रहती है, उस जमाबंदी प्रणाली बुक को किसके हाथ में लग जाता है, ये आप लोग का मिस्टर चिस्म। अर्थात वह बुक किसको मिली, जो आप लोग का जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत किया था, जो बुक लिखी थी, वो मिस्टर चिस्म को मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना मिस्टर चिस्म। इस प्रकार मिस्टर चिस्म ने जैसे उस पुस्तक को मिला, वो पुस्तक मिला जो जमाबंदी प्रणाली वाला जो पुस्तक मिला, उस पुस्तक में हमारे छत्तीसगढ़ को शिवनाथ नदी के पास 18 गढ़ों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। वो 18 गढ़ का नाम याद रखना है, आगे चलकर मैं याद कराऊंगा सबको दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना इस राजस्व पुस्तक के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ को 18 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, शिवनाथ नदी को लेकर के। शिवनाथ, जैसे कि मैं बता दूं आप लोग को, ये शिवनाथ नदी है, ठीक है। तो शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़ और नीचे 18 गढ़, ठीक है। शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़ और नीचे 18 गढ़, टोटल 18 36 गढ़ों में बटा हुआ अपना छत्तीसगढ़, ऐसा बताया गया इस पुस्तक में, ठीक है, मिस्टर चिस्म के अनुसार बांट दिया गया, देख लो ऐसा। क्लियर है, ऐसा याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहारेंद्र साय के बाद क्या होना है, अगला शासक नहीं, कलियाड़ साय। कलियाड़ साय के बाद अगला शासक कौन आता है, लक्ष्मण साय। देखो लक्ष्मण साय आप लोग का लहुरी शाखा के अंतर्गत व्यक्ति था। अब कहाँ से कैसा है उसको अच्छे से समझना बता रहा हूँ। देखिए लक्ष्मण साय के बारे में याद रखना है ना, याद हो गया लक्ष्मण साय हमारा, है ना, लक्ष्मण साय के बारे में नहीं, कलियाड़ साय। कलियाड़ साय पूरा याद हो गया। कलियाड़ साय के बाद याद रखना लक्ष्मण साय। तो लक्ष्मण साय कहाँ से कैसे आए, देखो कलियाड़ साय का पहले याद रखना, कलियाड़ साय के बाद बहुत शासक लोग आए। कलियाड़ साय के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे शासक आए, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से शासक ने, मुख्य रूप से 2-3 को जानना भी, अभी नहीं याद करवाऊंगा, मुख्य रूप से जान लेना आप लोग। लक्ष्मण साय को याद रखना, शंकर साय को याद रखना, रणजीत सिंह को याद रखना, ठीक है। 3 व्यक्ति को फिलहाल याद रखना, लक्ष्मण साय, शंकर साय और धर्मजीत साय, बहुत लोग थे। रणजीत सिंह, तो रणजीत सिंह के आप लोग 3 पुत्र याद रखना, एक तखत सिंह, एक सरदार सिंह, एक रघुनाथ सिंह, ठीक है दोस्तों। देखो याद रखना, देखो यहाँ लक्ष्मण साय, ठीक है, लक्ष्मण साय के समय बहुत से लोग शासन में आए, रणजीत सिंह, ठीक है, शंकर सिंह, लक्ष्मण साय, शंकर साय, रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह के कितने पुत्र, 3 पुत्र, तखत सिंह, सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। तखत सिंह, सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। क्लियर है दोस्तों। जो कि लक्ष्मण साय के बाद कलियाड़ साय शासन किया। कलियाड़ साय के बाद आप लोग का देखो कौन आया है, नहीं, कलियाड़ साय के बाद लक्ष्मण साय क्या शासन किया, तो लक्ष्मण साय के बाद शासन करेगा तखत सिंह। और तखत सिंह किसका पुत्र है, रणजीत सिंह का। तो बाहर से आ रहे हैं ना भैया, तो याद रखना रणजीत सिंह का पुत्र कौन है, तखत सिंह। तो अगला शासक कौन आएगा, तखत सिंह आएगा। और तखत सिंह कौन है, सरदार का भाई है और रघुनाथ का भाई है, ठीक है। कौन, तखत सिंह। और किसका पुत्र है, तो किसका पुत्र, तो रणजीत सिंह का पुत्र है, जो कि बाहर का शासक था। जिसमें बाहर का शासक मतलब कलियाड़ साय के बाद बहुत से शासक आए। उस शासक का नाम बुक में नहीं लिखी है, आप लोग को बता दे रहा था कौन कौन है, देख ले रहा हो। लक्ष्मण साय, शंकर साय, रणजीत सिंह और व्यक्ति आए थे कलियाड़ साय के समय, क्योंकि कलियाड़ साय याद रखना आप लोग, ठीक है। ये चलो ठीक है, तो कलियाड़ साय का समय याद रखना इतना ही। लक्ष्मण साय आता है, और लक्ष्मण साय, कलियाड़ साय के बाद लक्ष्मण साय आता है, लक्ष्मण साय के बाद ये याद रखना। क्लियर है दोस्तों, लक्ष्मण साय याद रखना। लक्ष्मण साय का शासनकाल आप लोग 1581 ईस्वी याद रखना। तो 1500 कुछ नहीं है, लक्ष्मण साय में कुछ नहीं है, बस इस पर याद रखना 1581। लक्ष्मण साय का बहुत शासन, बहुत लोग आए लक्ष्मण के समय,
बहुत लोग आए में क्या क्या है, कौन कौन आए देख ले। जिसमें का रणजीत सिंह एक व्यक्ति था, रणजीत सिंह के तीन पुत्र थे, तखत, सरदार, रघुनाथ। जिसमें अगला शासक कौन बना, तखत सिंह बना और तखतपुर शहर बसाया। आगे चल के देखते हैं। देखो तो याद रखना तखत सिंह, क्लियर है दोस्तों, क्या याद रखना है, तखत सिंह याद रखना है, तखत सिंह। तखत सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है आप लोग को, 2-4 फैक्ट जानना है। देखो याद रखना ये 1689 से 1712, 1689 से 1712 ईस्वी में क्या किया है, शासन किया। इतना तक शासन किया किसने, तखत सिंह ने। तखत सिंह कौन है, तो तखत सिंह याद रखना किसका पुत्र बताया था भाई, याद रखना, देख लो बता दिए आप लोग का, ये तखत सिंह रणजीत सिंह का पुत्र है। क्लियर है, याद रखना, ठीक है। उसके तखत सिंह का उसका भाई याद रखना सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। तो याद रखना, देखो तखत सिंह का पुत्र होता है एक राज सिंह, ठीक है। अर्थात राज सिंह के चाचा कौन कौन हो जाएंगे, राज सिंह के चाचा रघुनाथ और सरदार, होगा ना भाई, याद रखना। ये देखो तो ये अब तखत सिंह का पुत्र कौन है, राज सिंह, ठीक है। इसको औरंगजेब के समकालीन माना जाता है। इसके समकालीन, औरंगजेब के समकालीन माना जाता है, याद रखना, औरंगजेब के समकालीन। क्लियर है दोस्तों। तो औरंगजेब के समकालीन कौन है आप लोग का, तखत सिंह को माना गया है। तखत सिंह ने तखतपुर शहर बसाता है, तखतपुर शहर कहाँ बसाया है, याद रखना, बिलासपुर क्षेत्र, तखतपुर शहर बसाया है दोस्तों, ठीक है। तखतपुर शहर खुद के नाम पर क्या बसाया है, तखतपुर सिंह, ठीक है, तखतपुर बसाया है, ठीक है। इतना फैक्ट जानना है तखतपुर के बारे में। और तखतपुर का पुत्र कौन है, याद रखना, राज सिंह। तो जिसका पुत्र जिंदा रहेगा वही तो शासन करेगा। क्लियर है, तो याद रखना तखत सिंह के बाद याद रखना अगला शासक राज सिंह है, याद रखना। क्लियर है। और राज सिंह के 2 चाचा को याद रखना। देखो 2 चाचा कौन है, सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। तो सरदार किसके चाचा हैं, सरदार आप लोगों का राज सिंह का चाचा है, ठीक है। राज तो उल्टा इसका बेटा आ गया शासन करने के लिए, इसका बेटा आ गया लेकिन सरदार बाद में आएगा, ठीक है। तो राज सिंह पहले शासन करने आया, राज सिंह पहले शासन, राज सिंह के बाद आया है आप लोग को सरदार सिंह। क्लियर है, समझ पा रहे हो, सरदार सिंह। तो याद रखना क्योंकि वंशक्रम चलता आता है, वंशक्रम जब जिसका बेटा जिंदा रहेगा वही तो शासन करेगा। क्लियर है। अगर ये नहीं रहता, उसका बेटा नहीं रहता तो मृत्यु हो जाता, तो तब उसका वही शासन करता सरदार सिंह, समझ रहे हो। चलो इस प्रकार हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो राज सिंह याद रखना, तखत सिंह के बाद कौन करेगा, राज सिंह, तखत सिंह का पुत्र राज सिंह, याद रहेगा। चलो देखो उसके बाद आप याद करते हैं हम लोग राज सिंह के बारे में। देखो राज सिंह के बारे में याद रखना है दोस्तों। राज सिंह ने आप लोग का 1689 1712, क्लियर है। इसको देख लें, 1689 1712 आप लोग का किसने किया है, राज सिंह ने किया है दोस्तों। किसने किया है, राज सिंह ने, ठीक है। 1689 से 1712 किसने किया है, राज सिंह ने शासन किया है, राज सिंह ने। 1689 1712 किसने किया है, राज सिंह को याद रखना, गलती से तखत सिंह हो गया था। क्लियर है। तो याद रखना 1689 1712 आप लोगों को किसने किया है, राज सिंह ने शासन किया है। तो अगला देखते हैं राज सिंह कौन है, तखत सिंह का पुत्र है। चलो देखो तो याद रखना आप लोग राज सिंह देखो आप लोग तखतपुर का पुत्र, मतलब तखत सिंह का पुत्र। तो तखत सिंह का पुत्र तो 1689 से 1712 में क्या क्या है, शासन किया है। इसके मुख्य दरबारी कवि याद रखना है गोपाल मिश्र, ठीक है, गोपाल मिश्र याद रखना, गोपाल मिश्र, ठीक है दोस्तों। तो दरबारी कवि करके पूछा जाएगा। तो दरबारी कवि कौन है आप लोग का, दरबारी कवि याद रखना गोपाल मिश्र, याद रखना गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र ने एक लेख लिखी थी भाई, क्या, विक्रम विलास, विक्रम विलास पूछा जाता है। विक्रम विलास किसकी रचना है, गोपाल मिश्र की। तो गोपाल मिश्र याद रखना है किसके समकालीन, आपको राज सिंह है। राज सिंह के समकालीन कौन था, दरबार में कौन था, ये उसके कवि था। तो याद रखना कवि, तो याद रखना इसने क्या लिखा है, विक्रम विलास लिखे। इसमें छत्तीसगढ़ का नाम आज भी अंकित है, ठीक है। पहले हमारे छत्तीसगढ़ को प्रयोग किसने किया था, लक्ष्मीनिधि राय के सेनापति कौन था आप लोग का, सामंत कौन था आप लोग का, था ना उसका, लक्ष्मीनिधि राय का
क्या राम था, क्या राव था। ठीक है, याद रखना, वो देख लेना आप लोग। तो गोपाल मिश्र याद रखना, दलराम राव है ना, दलराम राव था। लक्ष्मीनिधि राय का आपका सामंत सेनापति कौन था? दलराम राव ने छत्तीसगढ़ का पहला प्रयोग किया था शब्द का। ठीक है, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। इसमें भी विक्रम विलास में भी छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है, याद रखना। इसके बाद देखना, रतनपुर के पास जूनापुर शहर बसाया। जूनापुर शहर किसने बसाया? रतनपुर के पास तो राज सिंह ने बसाया। राज सिंह ने रतनपुर के पास जूनापुर शहर बसाया, जिसका वर्तमान नाम राजपुर है। क्या है? राजपुर। ठीक है, जूनापुर को राजपुर कर दिया गया क्योंकि राज सिंह ने बसाया था, इसलिए राजपुर याद रखना। ठीक है, जूनापुर का नाम क्या है आप लोग का? राजपुर। अब देख लो जूनापुर, इसका इकलौता पुत्र याद रखना, राज सिंह का इकलौता पुत्र है विश्वनाथ। कौन है भाई? विश्वनाथ। अब देखो, जिसका पुत्र रहता है वो क्या करता है? शासन करता है। लेकिन इसका पुत्र का देहांत हो जाता है तो ये शासन नहीं करेगा, इसका चाचा करेगा। ठीक है, अर्थात राज सिंह के चाचा कौन रहता है? याद करो, याद आ रहा है वहाँ पर? सरदार सिंह। तो इसीलिए सरदार आएगा। ठीक है, तो राज सिंह के बाद इसका चाचा आएगा, सरदार सिंह शासन करने आएगा। ये सरदार सिंह आएगा शासन करने के लिए। क्लियर है दोस्तों? सरदार सिंह आएगा। इसका मृत्यु हो जाता है, किसका मृत्यु? विश्वनाथ का। तो इसका राज सिंह का एक लौता पुत्र कौन था? विश्वनाथ। विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात, इसने मृत्यु के पश्चात मोहन सिंह को अगला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाऊंगा करके सोच लिया रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो मोहन सिंह रहता है, ये मोहन सिंह शिकार करने चला जा रहा था। शिकार करने चला जा रहा था, तो शिकार करने चला जा रहा था उस समय, तो मोहन समय फिर ये उत्तराधिकारी के लिए सरदार सिंह उसके भाई को बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर राज सिंह जो है ना, इसके अपने चाचा, अपने राज सिंह किसके चाचा? राज सिंह के चाचा सरदार सिंह अगला शासक बन जाता है। किसके गैर मौजूदगी में? मोहन सिंह के गैर मौजूदगी में। उसके बाद सरदार सिंह आ जाता है। ठीक है, और सरदार सिंह का भाई कौन रहता है? इसका तो सरदार सिंह कोई पुत्र नहीं दिख रहा, और इसका सरदार सिंह का भाई कौन रहता है? रघुनाथ सिंह। याद रहा है? आ रहा है, रघुनाथ सिंह। तो अगला शासक जो आएगा रघुनाथ सिंह आएगा। ठीक है, सरदार के बाद रघुनाथ आएगा। रघुनाथ के बाद ये बेचारा मोहन सिंह आता है। नहीं रहता, शिकार करने जा रहा था तो ये पहले बन जाएगा। ठीक है, तो चलो याद रखना, राज सिंह के बाद अगला शासक आ जाएगा आप लोग का सरदार सिंह। आगे बढ़ते हैं। देखो, तो सरदार सिंह के बारे में फैक्ट याद रखना। सरदार सिंह के बारे में पहला फैक्ट याद रखना है, ये 1712 से 1732 ईस्वी तक क्या किया है? शासन किया है, 1732 ईस्वी तक। ठीक है, ये बहुत वृद्ध था, इसका भी कोई पुत्र नहीं था, बताया हूँ। ठीक है, किसका भाई? देख लो आप लोग, सरदार आप लोग रघुनाथ का भाई है। ठीक है, तो वृद्ध व्यक्ति थे सब, ये इसका भी कोई नहीं संतान था, इसका कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, तो याद रखना, सरदार सिंह के बाद रघुनाथ, उसका भाई क्या आता है? शासन करने आता है। इसका शासन काल याद रखना 1732 से 45। इसमें कहानी याद रखना है दोस्तों, यही रघुनाथ हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रघुनाथ एक अंतिम शासक है हमारे कलचुरी का। ठीक है, कलचुरी वंश का अंतिम शासक याद रखना, अंतिम शासक। ठीक, कलचुरी का अंतिम शासक कौन है आप लोग का? रघुनाथ सिंह। और ये जब अब हमारे नागपुर के तरफ अगला राजा एक रघु जी प्रथम रहता है। उस रघु जी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत आता है और इस पर आक्रमण कर देता है। और ये जो रघुनाथ का पुत्र रहता है, रघुनाथ का पुत्र अपने पुत्र के वियोग में, इस पुत्र का मृत्यु हो जा रहा था, तो उसके वियोग में ये अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है भास्कर पंत के। बताता भी कहानी। ठीक है, फिर देखो मोहन सिंह के बारे में याद रखिए, 1745 से 1757 यहाँ तक। फिर कलचुरी खत्म होगा। इससे पहले इंपॉर्टेंट हम लोग की क्या समझना पड़ेगा? रघुनाथ सिंह को समझना पड़ेगा। चलो देखो, तो रघुनाथ सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो रघुनाथ का समय काल में बता दिया, देख लो समय काल कितना बताएं अभी। रघुनाथ का समय क्या याद रखना है? 1732 से 1745। तो याद रखना 1732 से 1745 याद रखना है। ठीक है, 1732 से 1745 याद रखना इसका समय काल। किसका? रघुनाथ सिंह का, 1732 से 1745 ईस्वी। क्लियर है? याद रखना। देखो, तो 1741 में एक चीज़ बता रहा हूँ, याद रखना आप लोग। देखो, ये हमारा है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। तो समझना आप लोग, इधर जो मराठा नागपुर है ना, नागपुर तरफ, इधर नागपुर, तो नागपुर में एक शासक रहता है। कौन शासक रहता है? उस शासक का नाम देखो। नागपुर में शासक रहता है रघु जी।
रघुजी प्रथम याद रखना, रघुजी प्रथम। इसके सेनापति रहते हैं भास्कर पंत। कौन? सेनापति भास्कर पंत। तो भास्कर पंत ने 1741 में आक्रमण करता है। कहाँ? आप लोग का छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में शासन कौन कर रहे हैं? आप लोग का रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह ये बहुत वृद्ध व्यक्ति था, बताया हूँ। इसके पुत्र के वियोग में ये क्या रहता है? टेंशन में रहता है पूरा, पुत्र वियोग में। ठीक है, मृत्यु के पश्चात तो ये जैसे ही सेनापति आप लोग का भास्कर पंत, किसका? रघुजी प्रथम के सेनापति कौन? भास्कर पंत। भास्कर पंत आक्रमण किससे कर दिया? रघुनाथ सिंह। तो रघुनाथ सिंह वृद्ध आदमी रहता है, उसने आत्मसमर्पण कर देता है। तो जैसे आत्मसमर्पण करता है ना, तो इसने इस पर क्या करता है? 1 लाख रुपये का जुर्माना, 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा देता है उस पर। ठीक है, केस ठोक देता है 1 लाख का जुर्माना। ठीक है, और वहाँ पर उसके हम तुम पर शासन करेंगे करके उस पर शासन जमा लेता है। और ये हमारा कलचुरी किसके आधिपत्य में आ जाता है? आप लोग को ये मराठा के अधीन में आ जाता है। ठीक है, रघुजी प्रथम अर्थात भास्कर पंत के। फिर ये भास्कर पंत जो है अपने युद्ध के दौरान फिर और निकल जाता है बंगाल अभियान की तरफ, उड़ीसा तरफ। फिर इसके अलीवर्दी खान नामक एक व्यक्ति उसका हत्या कर देता है मनकुटा नामक स्थान पर। तो ये भास्कर पंत का भी पत्ता साफ खत्म। ठीक है, तो याद रखना आप लोग फिलहाल देखो, याद रखना है सबसे पहले क्या याद रखना है? ये रघुनाथ सिंह का समयकाल 1732 1741 ईस्वी में रघुजी प्रथम के सेनापति। ठीक है, रघुजी प्रथम कहाँ थे? देखिए बताया नागपुर की तरफ, भोसला शासन के सेनापति कौन? भास्कर पंत। भास्कर पंत जो है अपने सेना के साथ, ठीक है, अपने सेना के साथ किस पर आक्रमण कर देता है जी? रघुनाथ पर। रघुनाथ पर कर देता है और 1 लाख रुपये क्या लगा देता है? जुर्माना लगा देता है। जुर्माना लगाने के बाद उसने कल्याणगिरी नामक व्यक्ति, कल्याणगिरी गोसाई, इसने जी कल्याणगिरी गोसाई, तो कल्याणगिरी गोसाई को अपना मुख्तियार, मतलब एक व्यक्ति छोड़ता है ना, यहाँ पर देखना है शासन क्या क्या होता है, यहाँ पर क्या क्या है, कैसे पूरा देखना करके एक जगह छोड़ कर चला जाता है। ठीक है, तो कल्याणगिरी गोसाई को अपना मुख्तियार छोड़कर राधनपुर क्षेत्र में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से फिर वो आधिपत्य में आ जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है मराठा के अधीन पहला शासक कौन है करके। तो मराठा अधीन प्रथम शासक अब कौन हो गया? देख लो, रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह हमारा ये क्या है? प्रथम मराठा के अधीन शासक। प्रथम मराठा अधीन शासक कौन है? रघुनाथ सिंह। इसने अधीन हो गया ना भाई, तो मराठा अधीन प्रथम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह याद रखना है। क्लियर है? इसके बाद याद रखना है, देखो रघुनाथ सिंह के बाद अगला कौन आ जाएगा? मोहन सिंह। अब देखो रघुनाथ सिंह का अगला शासन आ जाता है मोहन सिंह। ये मोहन सिंह के बारे में याद रखना है, 1745 से 1757 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, ये कलचुरी के समाप्ति का पूरा षड्यंत्र रचता है, यही मोहन सिंह। मोहन सिंह पूरा एक षड्यंत्र रचता है कि आप कलचुरी काल को समाप्त करना है करके। ठीक है दोस्त, याद रखना कलचुरी काल के मतलब समाप्ति का षड्यंत्र किसने रचा? तो मोहन सिंह याद रखना। ठीक है, मोहन सिंह याद रखना, मोहन सिंह, जिसमें का देखो 1758 याद रखना, 1758। तो 1758 में आपका प्रथम मराठा कौन याद आ रहा है? बिम्बाजी भोसले। बिम्बाजी भोसले, बिम्बाजी भोसले याद रखना। तो बिम्बाजी भोसले ने आप लोग का 1758 में यहाँ पर आक्रमण किया। ठीक है, कहाँ? आप लोग का हमारे क्षेत्र कलचुरी वंश के अंतिम शासक मोहन शाह की तरफ। फिर आप लोग का ये अधीन हो गया और पूरा बिम्बाजी भोसला यहाँ आया और पूरा अपना सत्ता स्थापित कर लिया। ठीक है, इस प्रकार पूछा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक कौन है जो पूरा छत्तीसगढ़ पर अपने स्थापत्य जमाया करके। ठीक है, तो याद रखना अपना सत्ता जमाया बिम्बाजी भोसला, जो प्रथम मराठा शासक हमारे छत्तीसगढ़ में आया, जो स्वतंत्र रूप से मराठा रूप में आया। क्लियर है दोस्तों? तो याद रखना बिम्बाजी भोसले। अब जब भी अब स्टार्ट होगा 1757 के बाद आप लोग इधर हम लोग आधुनिक 1947 तक पूरा क्या पढ़ेंगे? आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। 1757 से 1947 तक छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कलचुरी काल के प्रशासन के समय क्या क्या कहा जाता था, कि मुख्तियार को क्या कहा जाता था, गौटिया को क्या कहा जाता था, उन लोगों को प्रशासनिक प्रणाली में क्या क्या शब्दों से उल्लेख करते थे। इन प्रशासनिक प्रणाली को देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से व्यक्ति आए,
ये सबको देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। इससे पहले प्रशासनिक देखें, कलचुरियों का प्रशासनिक समझना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना। और देखा जाएगा तो हमारा जो मोहन सिंह का अंतिम जो है मतलब उसका मृत्यु 23 जनवरी 1757 को हो गया। तो मोहन सिंह की मृत्यु कब हुई? 23 जनवरी 1757 ईस्वी को ठीक है, हो गया। और यहाँ पर हमारे मराठा का अब क्या हो गया? शासन प्रारंभ हो गया, ठीक है दोस्तों। मराठा शासन अब शुरू हमारे छत्तीसगढ़ में 1757 के बाद, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है आप लोग को हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंशों के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि इसी समय मोटिवेशन मिलती है। क्लियर है? फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग ऐसे ऐसे वीडियो में, और आप लोग का छत्तीसगढ़ को मैं पूरा कंप्लीट करूँगा, ठीक है। याद रखना इस सभी बातों को, ये इंपॉर्टेंट था कलचुरी का, हमारे छत्तीसगढ़ का पूरा पढ़ लेना और लिख लेना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।